क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन। निम्नलिखित में से कौन सा परिक्षेपण को मापने की विधि नहीं हो सकती है। ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 1 रेंज, ऑप्शन नंबर 2 इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड क्वार्टाइल डिविएशन यानी कि अंतः चतुर्थक रेंज या फिर चतुर्थक विचलन, या फिर ऑप्शन 3 मीन डिविएशन और एवरेज डिविएशन यानी माध्य विचलन या फिर औसत विचलन, और ऑप्शन 4 है स्क्यूनेस यानी कि विषमता। देखिए मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता क्या है, डिस्पर्जन कितना फैला हुआ है। तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन यानी कि कोई फ्रीक्वेंसी टेबल आपको दी गई है, कोई डेटा सेट आपको दिया गया है, तो उस डेटा सेट में उस डेटा सेट का जो भी सेंट्रल वैल्यू होगा, जो भी मिड वैल्यू होगा, उससे जो बाकी डेटा है वो कितना स्प्रेड हुए हैं, कितना डिस्पर्स्ड है, तो उसको मेजर करना ही मेजर ऑफ डिस्पर्जन कहलाता है। तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन प्रोवाइड एवरेज डिस्पर्जन और स्प्रेड ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम अ सेंट्रल वैल्यू। तो इसको हमने ऑलरेडी इस पे लेक्चर वीडियो बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। तो इसको मेजर ऑफ डिस्पर्जन को मेजर करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, तो डिफरेंट मेथड होते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन को कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहला मेथड होता है रेंज, यानी कि यहाँ पे रैंकिंग नहीं है कि पहला दूसरा, मतलब यहाँ पर पहले रेंज की बात करें तो रेंज क्या है, रेंज जो है सबसे इजीएस्ट मेथड है डिस्पर्जन को मेजर करने का। यहाँ पर क्या होता है कि जो हाईएस्ट वैल्यू होती है डेटा सेट का, उसमें से हम लोवेस्ट वैल्यू को माइनस करते हैं, जो वैल्यू आएगी वो रेंज को होती है, और वो जो है मेजर ऑफ डिस्पर्जन को शो करती है। क्लियर। तो रेंज क्या है, हो गया, इट इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द लोवेस्ट वैल्यू फ्रॉम द हाईएस्ट वैल्यू। नेक्स्ट है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है ये क्वार्टाइल डिवीजन पे डिपेंड करता है। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज आपने क्वार्टाइल पढ़ा होगा, क्लियर। तो यहाँ पर इंटर क्वार्टाइल रेंज में क्या होता है कि जो क्वार्टाइल 3 होता है उसमें से हम क्वार्टाइल 1 को माइनस कर देते हैं, जो वैल्यू आती है वो जो है मेजर ऑफ डिस्पर्जन को शो करती है। तो इट मेजर्स द स्प्रेड ऑफ डेटा विद इन द मिडिल 50% ऑफ डेटा सेट, यानी डेटा सेट के मिडिल 50% पे कितना जो है डिस्पर्जन है उसको जो है ये मेजर करता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्लियर। वहीं पर नेक्स्ट है क्वार्टाइल डिवीजन। क्वार्टाइल डिवीजन में क्या हो गया कि यहां पर जो अपर क्वार्टाइल है और जो लोअर क्वार्टाइल होता है उसको हम जो है उसका डिफरेंस निकालते हैं और डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो वो क्वार्टाइल डिवीजन आ जाता है। तो क्वार्टाइल डिवीजन भी क्या है, ये भी डिस्पर्जन को मेजर करता है। इट इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ हाउ स्प्रेड आउट अ सेट ऑफ डेटा इज। इट्स कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर क्वार्टाइल एंड देन डिवाइडिंग द नंबर बाय 2। तो ये तीनों ही हमने इस पे लेक्चर वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। मीन डेविएशन, स्क्यूनेस, इस पे भी जो है वीडियो बना हुआ है, आप उसको जरूर देख लें। तो मीन डेविएशन मेजर्स हाउ फार ऑब्जर्वेशन आर फ्रॉम द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया गया है उसका जो मीन है उससे जो है कितना डिस्पर्स्ड है, कितना स्प्रेड है बाकी वैल्यूज, उसी को मीन डेविएशन कहते हैं। तो ये भी क्या है, डिस्पर्जन को मेजर करता है। लेकिन स्क्यूनेस, स्क्यूनेस एक्चुअली में स्क्यूनेस का लिटरल मीनिंग होता है लैक ऑफ सिमेट्री। स्क्यूनेस यानी कि जो भी डेटा सेट आपको दिया गया, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, जब आप उसका कर्व बनाएंगे तो उस कर्व का जो मीडियन होगा, मीडियन से हाफ कर्व राइट साइड जाएगा, हाफ कर्व लेफ्ट साइड जाएगा। तो अगर दोनों साइड का कर्व सेम है तो उसको हम सिमेट्री कहते हैं। क्लियर। लेकिन अगर दोनों साइड का कर्व सेम नहीं है, एक साइड ज्यादा जो है लंबा गया है या फिर दूसरी साइड ज्यादा लंबा गया है कर्व, तो उसको हम स्क्यूनेस कहते हैं, यानी कि एसिमेट्रिक है, यानी कि दोनों साइड का कर्व सेम नहीं है, तो उसी को स्क्यूनेस कहा जाता है। तो स्क्यूनेस एक्चुअली में ये हमें शेप ऑफ द कर्व के बारे में आइडिया देता है। स्क्यूनेस गिव्स एन आइडिया अबाउट द शेप ऑफ द कर्व व्हिच वी कैन ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है उसके बेसिस पे जब हम कर्व ड्रॉ करते हैं तो उसका शेप कैसा होगा, वहां पर सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा, उसके बारे में आइडिया देता है स्क्यूनेस। अगर कोई कर्व एसिमेट्रिक है, यानी कि दोनों साइड का पोर्शन, मीडियन से लेफ्ट साइड का और मीडियन से राइट साइड का जो कर्व है वो दोनों सेम नहीं है, तो यानी कि वो एसिमेट्रिक है। स्क्यूनेस इज द डिग्री ऑफ एसिमेट्री व्हेन डेटा पॉइंट ऑन द बेल कर्व आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड सिमेट्रिकली टू द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द मीडियन, द बेल कर्व इज स्क्यूड। तो हम उसको क्या कहेंगे को स्क्यूड है, या तो लेफ्ट के साइड ज्यादा चला गया है या फिर राइट के साथ ज्यादा चला गया है, दोनों सेम नहीं है। सेम है तो सिमेट्रिक है, सेम नहीं है तो एसिमेट्रिक है, यानी कि स्क्यूनेस है वहां पर। अब स्क्यूनेस वो पॉजिटिव हो सकता है, राइट स्क्यूड हो सकता है, या फिर नेगेटिव या लेफ्ट स्क्यूड भी हो सकता है। क्लियर। तो हम इसको जो है, इसको ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है लेक्चर वीडियो, आप वहां पे देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि जो नीचे दिए ऑप्शन थे उसमें से बताना था कि आपको कौन सा मेजरिंग डिस्पर्जन का मेथड नहीं है, डिस्पर्जन को मेजर करने का मेथड नहीं है। तो आप यहाँ पे देखिए रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डिवीजन, मीन डिवीजन, ये चारों ही मेथड है रेंज को डिस्पर्जन को कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन स्क्यूनेस क्या है, स्क्यूनेस कर्व के बारे में बताता है, डिस्पर्जन के बारे में नहीं बताता है, ये कर्व के बारे में बता रहा है। तो ऑप्शन 4 स्क्यूनेस जो है वो मेथड नहीं है परिक्षेपण यानी कि डिस्पर्जन को मेजर करने का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ऑटो कोरिलेशन इन एनी रिग्रेशन मॉडल रेजेस क्वेश्चन अबाउट द, किसी भी प्रतिगमन मॉडल में सहसंबंध ऑटो कोरिलेशन किसके बारे में सवाल उठाता है? अगर रिग्रेशन मॉडल में ऑटो कोरिलेशन है तो इससे किस चीज पर सवाल उठेगा? वैलिडिटी ऑफ द मॉडल, रिलायबिलिटी ऑफ द मॉडल, वैलिडिटी ऑफ द मॉडल यानी मॉडल की वैधता पे, रिलायबिलिटी ऑफ द मॉडल यानी कि मॉडल की विश्वसनीयता पे, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द मॉडल यानी मॉडल की सांख्यिकीय महत्व पे, कोरिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्वतंत्र चरों के बीच सहसंबंध पे, किस चीज पे जो है क्वेश्चन उठेगा अगर ऑटो कोरिलेशन है किसी भी रिग्रेशन मॉडल में? तो देखिए ऑटो कोरिलेशन जो है वो किसी भी टाइम सीरीज में जो वेरिएबल होता है उसका डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे खुद के साथ यानी कि खुद के साथ ही क्या डिग्री ऑफ कोरिलेशन है उस चीज को शो करता है। ऑटो कोरिलेशन इन रिग्रेशन एनालिसिस इज द डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन अ वेरिएबल एंड इटसेल्फ एट डिफरेंट पॉइंट्स इन अ टाइम सीरीज, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? सीरियल कोरिलेशन भी कहते हैं। क्लियर? किसी टाइम सीरीज पे डिफरेंट पॉइंट पे वेरिएबल का खुद के साथ क्या डिग्री ऑफ कोरिलेशन है उसी को हम ऑटो कोरिलेशन इन रिग्रेशन एनालिसिस कहते हैं। अब देखिए रिग्रेशन मॉडल का या फिर रिग्रेशन लीनियर रिग्रेशन मॉडल या फिर लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस का एक इंपॉर्टेंट अजम्पशन है इज दैट द एरर इन प्रेडिक्टिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर इंडिपेंडेंट, यानी कि जो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एरर प्रेडिक्ट करते हैं वो इंडिपेंडेंट होता है, उसका कोई भी जो वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन अगर रिग्रेशन मॉडल में ऑटो कोरिलेशन आ गया है तो इस केस में इसका मतलब क्या होता है कि जो रेजिडुअल है, रेजिडुअल यानी कि जो एरर है बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड प्रेडिक्टेड वैल्यू वो इंडिपेंडेंट नहीं है। ऑटो कोरिलेशन इन अ रिग्रेशन मॉडल ऑकर्स व्हेन द रेसिडुअल आर नॉट इंडिपेंडेंट, जब रेसिडुअल यानी कि जो एरर है बिटवीन द ऑब्जर्व्ड एंड प्रेडिक्टेड वैल्यू वो इंडिपेंडेंट नहीं है तभी ऑटो कोरिलेशन आता है। और अगर किसी रिग्रेशन मॉडल में ऑटो कोरिलेशन आ गया है इसका मतलब कि वहां पर जो पास्ट एरर है वो फ्यूचर एरर को इन्फ्लुएंस करेंगे, यानी कि वहां पर जो एरर है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। और लीनियर रिग्रेशन मॉडल का एक इंपॉर्टेंट assumption था कि जो एरर है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो ऐसे केस में जो रिग्रेशन मॉडल है उसके वैलिडिटी पे ही सवाल उठ रहा है। दिस वायलेट वन ऑफ द की assumption ऑफ लीनियर रिग्रेशन, यानी कि वैलिडिटी ऑफ द रिग्रेशन मॉडल, उसके वैलिडिटी पे सवाल उठ रहा है। रेसिडुअल यहां पे जो लिखा है इसका मतलब क्या हो गया? एरर बिटवीन द ऑब्जर्व्ड एंड प्रेडिक्टेड वैल्यू। तो लीनियर रिग्रेशन मॉडल कहता है कि जो एरर है वो इंडिपेंडेंट होंगे, लेकिन अगर ऑटो कोरिलेशन आ गया रिग्रेशन मॉडल में इसका मतलब वहां पर जो रेसिडुअल है, जो एरर है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी कि रिग्रेशन मॉडल जो वो है वो उस वैलिड नहीं है, यानी कि उसकी वैलिडिटी पे सवाल उठाया जा रहा है। क्लियर? तो अगर किसी भी रिग्रेशन मॉडल में ऑटो कोरिलेशन आ गया तो ये जो है उसकी वैलिडिटी पे क्वेश्चन रेज करता है। ऑप्शन 1 वैलिडिटी ऑफ द मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेबल 1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस ऑफ डेटा वैल्यू इन अ डेटा सेट, फाइंड आउट द मोड। तो ये जो टेबल 1 है इसमें आपको डिफरेंट वैल्यूज दी गई हैं, उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो आपको इस टेबल का जो है मोड फाइंड आउट करना है। क्लियर? मोड पे भी जो है हमने इन डिटेल लेक्चर बनाया हुआ है, आप उसको जरूर देख लेंगे। तो मोड क्या होता है कि किसी भी डेटा सेट में कोई भी फ्रीक्वेंसी टेबल आपको दी गई है तो उसमें आपको ये देखना है कि किस वैल्यू की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। जिस भी वैल्यू की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वही उस टेबल का मोड होगा। ये ऑब्जर्व करके जो है आप यहां पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द मोड इज द कॉमन नंबर दैट अपीयर इन योर सेट ऑफ डेटा, मोस्ट कॉमन नंबर दैट अपीयर इन सेट ऑफ डेटा, यानी कि बहुत बार आपको जो है वो जो है नंबर आपको देखने को मिलेगा। टू find the mode, count how often each number appear and the number that appear the most time is the mode। आप जो है सिंपल सा काउंट कर लीजिए कि कौन सा नंबर कितनी बार जो है आ रहा है आपके टेबल में, और जो टेबल में जो नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा होगा वही जो है वो मोड होगा। तो यहां पर आप टेबल देखिए, तो टेबल आप देखेंगे तो यहां पर साफ साफ बताया गया कि 18 जो है वो 4 टाइम आया है, ठीक है, 19 जो है 1 टाइम आया है, 20 जो है 3 टाइम आया है, 21 1 टाइम आया है, 22 2 टाइम आया है, 23 1 टाइम आया है, इसी तरीके से 24 से लेकर 56 तक ये 1 1 टाइम आए हैं। यानी कि यहां पर सबसे ज्यादा बार कौन आया है? 18 आया है। तो इस टेबल 1 का जो मोड होगा वो क्या होगा? 18। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली m रोज एंड 1 कॉलम इज कॉल्ड, केवल m पंक्तियों और एक स्तंभ वाले मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? रो मैट्रिक्स यानी पंक्ति मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स यानी कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स या फिर स्केलर मैट्रिक्स। तो उसको क्या कहते हैं? तो मैट्रिक्स में अगर m रोज है और सिर्फ एक कॉलम है तो उसको हम किस टाइप का मैट्रिक्स कहेंगे?
कहेंगे। तो देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स होते हैं, डिपेंड कि उसमें कितने रोज हैं, कितने कॉलम है, डायगोनल कैसा है, या फिर उसमें जो है एम और रोज सेम नंबर के हैं, तो उसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स होते हैं। तो यहाँ पर हम चार के बारे में, जो चार ऑप्शन दिए इन्हीं के बारे में देखेंगे। तो रो मैट्रिक्स उसको कहते हैं सबसे पहले। तो अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक रो है, ओनली वन रो, तो उसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स विथ ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं एग्जांपल के तौर पे। क्लियर। इसी तरीके से अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक कॉलम है, तो उसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स विथ ओनली वन कॉलम, जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं। क्लियर। तो कॉलम मैट्रिक्स आपको इस तरीके से दिखेगा। इसी तरीके से स्केलर मैट्रिक्स किसको कहेंगे? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल है, जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो कॉमन होंगे, वो जो है आइडेंटिकल होंगे। स्केलर मैट्रिक्स ए डायगोनल मैट्रिक्स विद ऑल डायगोनल एलिमेंट्स एज आइडेंटिकल। आप यहाँ पे फिगर में देखिए, तो जो डायगोनल के एलिमेंट है क्या है? ए ए ए, बाकी सब जीरो है या फिर कुछ और नंबर हो सकते हैं, लेकिन डायगोनल वाले एलिमेंट क्या है? ए ए ए, यानी कि ये तीनों ही आइडेंटिकल हैं, इक्वल हैं। क्लियर। वहीं पर नेक्स्ट जो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स नाम से क्लियर है कि इसकी चारों साइड क्या होंगे? सेम होते हैं स्क्वायर की। तो इसी तरीके से स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा कि जो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम है वो सेम होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स दैट हैज एन इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। इन मैथमेटिक्स m by m मैट्रिक्स से हम उसको डिनोट करते हैं। क्लियर। अगर m ऑर्डर का कोई है तो m by m मैट्रिक्स है, यानी कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्लियर। यानी कि जितने नंबर ऑफ रोज है उतने ही नंबर ऑफ कॉलम है। अगर एक कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स, एक रो है तो रो मैट्रिक्स, डायगोनल के एलिमेंट सेम है तो स्केलर मैट्रिक्स, और अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है तो उसको हम क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया था कि ए मैट्रिक्स है जिसमें m रोज हैं और एक कॉलम है, तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन 2, कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लिकल वेरिएशन इन टाइम सीरीज। समय श्रृंखला में चक्रीय परिवर्तन क्या होता है? देखिए जो टाइम सीरीज होता है ना, उसमें जो है चार टाइप के आपको जो है वहां पर कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। एक ट्रेंड होता है, एक सीजनल वेरिएशन होता है, एक साइक्लिकल वेरिएशन होता है और एक इरेगुलर वेरिएशन होता है। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि साइक्लिकल वेरिएशन इन टाइम सीरीज क्या होता है? ऑप्शन 1, एग्जिस्ट ड्यू टू अप्स एंड डाउन रिकरिंग आफ्टर अ पीरियड फ्रॉम टाइम टू टाइम बट दे मे नॉट बी यूनिफॉर्मली पीरियोडिक। या फिर ऑप्शन 2, आर अ रिजल्ट ऑफ अनफोर्सिन एंड अनप्रेडिक्टेबल फोर्सेस व्हिच ऑपरेट इन एब्सोल्युटली रैंडम और इरेटिक मैनर। या फिर ऑप्शन 3, टेक प्लेस ड्यू टू रिदमिक फोर्सेस विद इन व्हिच ऑपरेट इन अ रेगुलर एंड पीरियोडिक मैनर। या फिर ऑप्शन 4, टेंडेंसी ऑफ अ डेटा टू इंक्रीज और डिक्रीज और स्टैग्नेट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि लंबे समय तक डेटा जो है उसमें लगातार वृद्धि होती रहेगी या फिर कमी होती रहेगी या फिर वो ठहराव यानी कि रुक जाएगा, स्टैग्नेट हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा है जो कि साइक्लिकल वेरिएशन के लिए सही ऑप्शन है? देखिए चारों के बारे में आप यहाँ पर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है लेक्चर वीडियो में, आप यहाँ पर भी हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम सीजनल वेरिएशन की बात करें तो सीजनल वेरिएशन क्या है? आपने देखा होगा कि साल भर के अंदर ही शॉर्ट टाइम पीरियड में जो है वहां पर क्या होता है कि सीजन चेंज हो रहा है, तो उसके हिसाब से जो है वहां पर साइकिल कर्व जो है वो बन रहा होता है। जैसे कि साल भर के अंदर ठंडी और गर्मी दो सीजन होता है, और फिर वहीं पर बरसात का भी आप ले लीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम क्लोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ठंडी में ठंडी कपड़े की सेल ऊपर जाएगी फिर नीचे आ जाएगी, गर्मी में गर्मी की कपड़ों की सेल ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, और फिर वहीं पर बरसात में जो रेनकोट वगैरह उसकी सेल ऊपर जाएगी फिर नीचे आ जाती है। इसी तरीके से और भी चीजें होती हैं, वेदर कंडीशन, कस्टम्स, ट्रेडिशन, जिसकी वजह से साल भर के अंदर ही आपको जो है वहां पर बहुत सारे साइकिल देखने को मिलेंगे, कर्व, साइक्लिक कर्व आपको वहां पर देखने को मिलेगा। तो दीज आर द शॉर्ट टर्म चेंजेस दैट ऑकर पीरियडिकली एंड आर यूजुअली कॉज्ड बाय वेदर कंडीशन, कस्टम एंड ट्रेडिशन। सीजनल वेरिएशन ऑकर ड्यू टू रिदमिक फोर्सेस दैट ऑपरेट इन अ रेगुलर एंड पीरियोडिक मैनर विद इन अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। यानी कि एक साल के अंदर ही आपको वहां पर कई सारे साइकिल आपको देखने को मिलेंगे बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशन, बिकॉज ऑफ कस्टम, बिकॉज ऑफ ट्रेडिशन। जैसे दीपावली का टाइम आ गया तो सेल जो है इलेक्ट्रिक आइटम के ऊपर चलेगी, फिर बाकी टाइम पे नीचे हो गई। इसी तरीके से जो है वहां पर होली का त्योहार आ गया तो उसमें जो है किसी प्रोडक्ट की सेल ऊपर जाएगी फिर जो है बाकी टाइम पे नीचे आएगी। तो यानी साल भर के अंदर वीकली, मंथली, ईयरली जो है वहां पर चेंजेस आते रहते हैं। तो ये क्या है? इसको हम सीजनल कहते हैं। सीजन के हिसाब से जो है अप एंड डाउन वहां पर कर्व आपको देखने को मिलेगा विद इन अ ईयर। क्लियर। ठीक। नेक्स्ट जो है साइक्लिक फ्लक्चुएशन है। साइक्लिक में और सीजनल में एक ही डिफरेंस है, जो साइक्लिक है यहाँ पे टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है कि अब जो है अगला साइकिल कब बनेगा। तो साइक्लिक फ्लक्चुएशन में टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है। राइज एंड फॉल यहाँ पे भी होता है डेटा में, दैट आर नॉट अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, नॉट अ फिक्स फ्रीक्वेंसी का नहीं होगा कि 6 महीने बाद ही जो है फिर से जो है सेल ऊपर हो जाएगी। सीजनल में क्या है कि हमें पता है कि अभी जो है गर्मी का सीजन चल रहा है, 6 महीने बाद फिर ठंडी आएगी, फिर जो है सीजन ऊपर जाएगा, फिर 6 महीने बाद गर्मी आएगी नीचे आ जाएगा, फिर 6 महीने बाद ठंडी आएगी, फिर सेल ऊपर
ऊपर हो जाएगा। साइक्लिक फ्लक्चुएशन में क्या है कि यहाँ पर यही चीज नहीं कंफर्म होता है कि कब जो है ऊपर जाएगा, कब वो जो है नीचे जाएगा, लेकिन हाँ ऊपर एंड अप एंड डाउन यहाँ पर भी जो है होता है। तो राइज एंड फॉल इन द डेटा दैट आर नॉट अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी यूजुअली ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशन। जो इकोनॉमिक कंडीशन होते हैं ना, डिप्रेशन, रिसेशन, ये इसकी वजह से जो है साइक्लिक जो है साइक्लिक फ्लक्चुएशंस होती हैं, और इसमें जो है फ्रीक्वेंसी फिक्स नहीं होती है। पीरियोडिक जो है टाइम पीरियड जो होता है वो फिक्स नहीं होता, यूनिफॉर्मली नहीं होती है, यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है पीरियोडिक पे। क्लियर। सीजनल में यूनिफॉर्मिटी होती है कि 6 महीने बाद गर्मी आएगी, 6 महीने बाद ठंडी आएगी, फिर 6 महीने बाद गर्मी आएगी, फिर 6 महीने बाद ठंडी आएगी, तो वहां पर आपको यूनिफॉर्मिटी दिख जाएगी सीजनल वेरिएशन में, लेकिन साइक्लिकल वेरिएशन में यूनिफॉर्मिटी आपको नहीं मिलेगी। क्लियर। नेक्स्ट जो है रैंडम और इरेगुलर वेरिएशन। रैंडम और इरेगुलर वेरिएशन क्या होता है कि किसी अनफोर्सिन फैक्टर की वजह से, किसी अनप्रिडिक्टेबल फोर्सेस की वजह से आपको अचानक से कर्व में जो है अप एंड डाउन देखने को मिलेगा। यानी कि आज जो है ऊपर जा रहा है, अचानक से कल नीचे आ गया कर्व, फिर अगले दिन जो है 2-3 दिन ऊपर जा रहा है, फिर तीसरे दिन नीचे आ गया कर्व। तो अचानक से जो यहाँ पर फ्लक्चुएशन देखने को आपको मिलती है अनफोर्सिन रिजल्ट की वजह से, जैसे स्ट्राइक हो गया तो सेल डाउन हो गई, फ्लड आ गया, या फिर जो है अर्थक्वेक आ गया, या फिर कहीं पे कोई वायरस फैल गया। अभी देख रहे हैं आप शेयर मार्केट में, अचानक से शेयर मार्केट नीचे चला गया, अगले दिन फिर ऊपर चला गया, फिर जो है मार्केट नीचे जा रहा है, तो ये रैंडम हो गया, ये रैंडम और इरेगुलर वेरिएशन हो गया, यानी कि यहाँ पर कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं होता है। इसी तरीके से एक और कर्व होता है ट्रेंड। ए टेंडेंसी ऑफ अ टाइम सीरीज टू इंक्रीज, डिक्रीज और स्टैग्नेट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड सेक्युलर ट्रेंड। यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि या तो बढ़ते चले जा रहा है, या तो एक पेज एक एक चीज पे रुक गया है, एक उस पे लेवल पे, या फिर जो है लगातार वो डिक्रीज होते चला जा रहा है, तो उसको हम ट्रेंड कहते हैं। तो इन चारों का ही आप यहाँ पर ग्राफ देख सकते हैं। ट्रेंड का पहला ग्राफ देखेंगे, यहाँ पर क्या है, लगातार जो है वो बढ़ते चला जा रहा है, ठीक है। वहीं पर दूसरा है बी है सीजनैलिटी। यहाँ पर देखिए सीजन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जो है वहां पर अप एंड डाउन कर्व में आपको देखने को मिल रहा है। साइक्लिक वाले फ्लक्चुएशन में देखिए तो यहाँ पर टाइम फिक्स नहीं है, किसी टाइम जो है ऊपर गया, फिर अगले टाइम बहुत नीचे जाएगा, फिर ऊपर चला जा रहा है, फिर बहुत नीचे जा रहा है, तो इस तरीके से वहां पर जो साइकिल बन रहा है, यानी कि यहाँ पर कोई फिक्स पीरियोडिक टाइम नहीं है। वहीं पर जो है इरेगुलर का देखिए, तो इरेगुलर में देखिए अचानक से ऊपर जा रहा है, अचानक से फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर बहुत नीचे चला गया, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो रहा है, फिर उसके बाद अचानक से और ऊपर चला गया, तो ये कर्व है, ये इरेगुलर का कर्व हो गया। क्लियर। तो ये जो है 4 टाइप के इंपॉर्टेंट फ्लक्चुएशन होते हैं टाइम सीरीज में। तो क्वेश्चन था कि जो साइक्लिकल वेरिएशन है वो किस चीज को शो करता है, तो साइक्लिकल वेरिएशन जाहिर सी बात है यहां पर भी अप एंड डाउन होते हैं, ठीक है, अप एंड डाउन होते हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, लेकिन यहां पर पीरियोडिक जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, यानी कि आपको ये नहीं पता कि हर 6 महीने बाद ही ऊपर नीचे होगा। हो सकता है कि एक साल बाद जो है सेल ऊपर गई, अगले 2 साल 3 साल तक उसी लेवल पे, फिर चौथे साल जो है नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1, एग्जिस्ट ड्यू टू अप एंड डाउन रिकरिंग आफ्टर अ पीरियड फ्रॉम टाइम टू टाइम बट दे मे नॉट बी यूनिफॉर्मली पीरियोडिक। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।